Myself H.S. Bindra, Faculty Organic Chemistry, Motion Education. नीट क्रैश कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टॉपिक अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक तो फर्स्ट टॉपिक लिया था अपन ने नॉमेनक्लेचर, सेकंड टॉपिक लिया था आइसोमेरिज्म. आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी. और जीओसी के अंदर जो फर्स्ट अपन पॉइंट ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अपने को डिस्कस करना है फर्स्ट एक इंडक्टिव इफेक्ट, देन रेजोनेंस, थर्ड नंबर पे अपन लेंगे हाइपर कंजुगेशन और फोर्थ नंबर पे लेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर फर्स्ट आपके पास है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट. थर्ड हाइपर कंजुगेशन. और फोर्थ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्लस आई और माइनस आई. रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट मींस प्लस एम और माइनस एम. हाइपर कंजुगेशन मीन्स प्लस एच और माइनस एच, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन. और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मीन्स प्लस ई और माइनस ई. देखिए किसी भी सिस्टम में जहां इफेक्ट वर्ड आएगा, इफेक्ट का मतलब सिस्टम में क्या क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा. जहां पे भी अपन प्लस ई माइनस ई, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, प्लस ई माइनस ई की बात करेंगे तो जिस भी सिस्टम पे अपन बात क्रिएट करेंगे वहां पे क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा. तो सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट और इसके अल्टरनेटिव जो नेम होते हैं इसको अपन बोलते हैं फील्ड इफेक्ट. फील्ड इफेक्ट. और इसका नेम होता है सिग्मा बॉन्ड ट्रांसमिशन. सिग्मा बॉन्ड ट्रांसमिशन. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन चेन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन चेन. जैसे मैंने आपको ये कार्बन चेन दिया और इस कार्बन चेन को X के साथ लगाया, और एक और कार्बन चेन मैंने आपको दिया और इसको मैंने Y के साथ लगाया. यहाँ पर X और Y क्या है, X और Y हैं ग्रुप एटम और हेटेरो एटम. ग्रुप एटम का मतलब जिस तरह से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है वैसा का वैसा उठा के अपन अटैच कर दें. जैसे X और Y की जगह अपन Cl लगा दें, Br लगा दें, I लगा दें, या सोडियम लगा सकते हैं, लिथियम लगा सकते हैं, मैग्नीशियम लगा सकते हैं. और हेटेरो एटम का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जिसमें मोर देन वन एटम हो. जैसे आपके पास OH हो, NH2 है, CHO है, CN लगा दिया, COOH हो सकता है, COCl हो सकता है. इस टाइप के ग्रुप जिनको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे X और Y जो है वो ग्रुप एटम होगा और हेटेरो एटम होगा. फर्स्ट केस कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता ही है. फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस में क्या रिलेशन होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। रेडियस कम होगा तो ये जो डिस्टेंस है बीच का ये भी कम होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ पार्शियल डेल नेगेटिव और यहाँ क्या चार्ज होगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज आते ही क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या चाहेगा कि इसका चार्ज का क्वांटिटी कम हो, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होगा, फिर ये यहाँ से शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, फिर ये इधर से शिफ्ट करेगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है उससे कम इधर, उससे कम इधर, और 3 और 4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। और चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, दिस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सेकंड केस ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से जैसा है, सपोज वाई यहाँ पे मैग्नीशियम है या लिथियम है या सोडियम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ कैसा चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव। चार्ज कोई भी डेवलप होगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब ये क्या चाहेगा कि अपना नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो, तो ये आगे चार्ज रिपेल करेगा, कुछ नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर ये आगे रिपेल करेगा, कुछ इधर आएगा, और 3-4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और एक बात याद रखना, आप इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ रहा है, जिसके पास जैसा चार्ज होगा आगे वो वैसा ही सप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सप्लाई होगा। फिर ऐसे ग्रुप और हेटेरो एटम जो कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं वो सब आएंगे माइनस आई के अंदर। ऐसे ग्रुप और हेटेरो एटम जो कार्बन चेन में नेगेटिव क्रिएट करते हैं वो आएंगे प्लस आई। तो माइनस आई वाले कार्बन चेन में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव, और प्लस आई वाले कार्बन चेन में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। और अभी हम एक सीरीज लिखने वाले हैं, माइनस आई सीरीज और प्लस आई सीरीज। उसमें रेफरेंस एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ये जो प्लस आई और माइनस आई सीरीज हमने डेवलप किया हुआ है इसमें रेफरेंस एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। ऐसे ग्रुप और हेटेरो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है वो सब माइनस आई के अंदर हैं। ऐसे ग्रुप और हेटेरो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है वो सब के सब किस में, प्लस आई में। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग बनाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई सीरीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई सीरीज। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कैटाइन का जो माइनस आई है वो न्यूट्रल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और कैटाइन में अपन लिख सकते हैं NH3+, और NH3+ से भी पावरफुल बनाना है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं NR3+। न्यूट्रल में सबसे ज्यादा माइनस आई पावर होता है NO2 इज ग्रेटर देन साइनाइड। ये एक्सपेरिमेंटल एक सीरीज है माइनस आई का। साइनाइड के बाद अपन लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन इज ग्रेटर देन एसिड हैलाइड is greater than anhydride is greater than ester is greater than acid is greater than amide। ये सारे मैंने CO कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लिए हैं इसमें, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड एंड एमाइड। इसके बाद आपको चारों हैलोजेंस लिखना है। is greater than फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन is greater than OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH is greater than NH2। यहाँ जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से स्लाइटली ज़्यादा होता है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इज ग्रेटर देन फिनाइल C6H5 इज ग्रेटर देन विनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 और इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे
रेफरेंस है। तो ये वाले ग्रुप्स कभी भी कार्बन चेन से अटैच होंगे तो ये कार्बन चेन में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज जैसे अभी अपन ने बोला कैटाइन का माइनस आई सबसे ज़्यादा है तो एनाइन का प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। अब एक केस है अपने पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक केस है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक केस है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली डोनेट करेगा। तो CH2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन NH नेगेटिव इज ग्रेटर देन O नेगेटिव इज ग्रेटर देन RC00 नेगेटिव, RC00 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ RC डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, कीटोन, और कीटोन का कैसा पावर होता है, माइनस आई। माइनस आई वाला इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, डेल पॉजिटिव। जब डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो नेगेटिव की क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, तो ये आगे इजीली डोनेट नहीं करेगा। इसके बाद आएगा आर ग्रुप। आर ग्रुप में सबसे पहले लिखेंगे टर्शरी एल्काइल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल इज ग्रेटर देन मिथाइल CH3 इज ग्रेटर देन, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ले रहा हूँ, ट्रिशियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो आपका रेफरेंस है। देखिए कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने ये मिथाइल आपको दिया, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से स्लाइटली ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव आ जाएगा। अब ये CH3 ग्रुप किसी कार्बन चेन से अटैच है और जिसके पास जैसा चार्ज है आगे सिस्टम में वैसा ही सप्लाई करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो आगे सिस्टम में ये नेगेटिव ही अप्लाई करेगा, और नेगेटिव अप्लाई करने वालों का अभी आपने देखा था कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। और जितना बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। और एक बात और भी याद रखना, ब्रांचिंग से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। मतलब जैसे अगर मैंने आपको ये टर्शरी ब्यूटाइल दिया इज ग्रेटर देन, मैंने आपको एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है इज ग्रेटर देन, ये आपके पास प्राइमरी ब्यूटाइल है, तो प्लस आई का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, टर्शरी ब्यूटाइल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ब्यूटाइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी ब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल है, ये रेडिकल आपके पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये जो रेडिकल है ये आपके पास है प्राइमरी ब्यूटाइल। तो क्वेश्चन करने से पहले ये दो सीरीज अपने को याद होना चाहिए, माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर और प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक बात ये है ही, ये माइनस आई वाले कार्बन चेन में चार्ज क्रिएट करेंगे डेल पॉजिटिव, और प्लस आई वाले कार्बन चेन में चार्ज क्रिएट करेंगे डेल नेगेटिव। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के, जब अपन इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड जो अपन क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक नेचर ऑफ एमीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन, उसमें देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएंगे। फर्स्ट आपको ये याद रखना है, जैसे कोई भी ये रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब जहाँ पे भी अपन इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसको अपन रेफरेंस बोल रहे हैं। और ये कार्बन चेन है और ये इससे X लगा हुआ है। एक सेकंड केस है कि ये रेफरेंस है और ये कार्बन चेन है, इससे Y लगा हुआ है, और माइनस आई पावर ऑफ X इज ग्रेटर देन माइनस आई पावर ऑफ Y। X का जो माइनस आई है वो Y से ज़्यादा है। तो माइनस आई वाले आपको पता ही है रेफरेंस पे कैसा चार्ज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव, और X का माइनस आई पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे बड़ा डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे छोटा डेल पॉजिटिव हम सोचेंगे। सेकंड केस कुछ ऐसा है कि ये रेफरेंस है और ये कार्बन चेन है, इससे X अटैच है, और ये एक रेफरेंस है जिस पे हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, और ये कार्बन चेन है। इस बार कार्बन चेन सेम नहीं है और ये Y है, और यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, माइनस आई पावर ऑफ X इज ग्रेटर देन माइनस आई पावर ऑफ Y। X का X सपोज आपने कोई कैटाइन ले लिया, NH3 प्लस ले लेते हैं अपन जिसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई पावर है, और Y एक वीक ले लेते हैं, जैसे सपोज आपने Br लगा दिया। तो याद रखना
डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव पावर। जब भी पावर और डिस्टेंस में कंपैरिजन करना होगा तो डोमिनेट कौन करेगा? डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। तो इस पे यहाँ डिस्टेंस 2 कार्बन का है तो यहाँ चार्ज कम होगा, इधर बड़ा डेल पॉजिटिव आएगा, इधर कुछ छोटा डेल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ सेकंड में एक स्टेटमेंट याद रखना है, डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव पावर। थर्ड केस कुछ आपके पास ऐसा है, ये रेफरेंस है जिस पे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ये कार्बन चेन है, एक x लगा हुआ है, एक y लगा हुआ है। x का तो सपोज -i पावर है और y का +i पावर है। तो -i वाला तो रेफरेंस पे चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव और +i वाला क्रिएट करेगा नेगेटिव। तो डोमिनेंस हमेशा किसका होता है? -i का। तो आपको -i की वजह से इस रेफरेंस पे चार्ज सोच के आंसर निकालना है। तो यहाँ जो चार्ज अपन सोचेंगे वो डेल पॉजिटिव। फिर आपके पास एक केस ऐसा बना सकते हैं अपन कि आपको मैंने ऐसा दिया, ये रेफरेंस है और ये कार्बन चेन है और इससे x लगा हुआ है, और एक रेफरेंस है, ये कार्बन चेन है, इससे y लगा हुआ है, और यहाँ भी स्टेटमेंट अपना ये है, -i पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन -i पावर ऑफ y। और -i वाले रेफरेंस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। किस पे बड़ा पॉजिटिव आएगा? तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो अपने को किस पे जाना है? नंबर पे जाना है। मल्टीपल का -i पावर सिंगल से ऑलवेज ज्यादा होगा। यहाँ बड़ा डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ कुछ छोटा डेल पॉजिटिव। चाहे ये बहुत ही स्ट्रांग आपको मैं NO2 लगा देता हूँ और यहाँ बहुत ही वीक अपन ग्रुप लगा दें, एक Br लगा दें, एक OR लगा दें, मल्टीपल का जो -i पावर है वो सिंगल से ऑलवेज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको आपको याद रखना है, या ऐसा याद रख लेना, DNP का मतलब है यहाँ पे D फॉर डिस्टेंस। सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना है, ठीक है। सेकंड अपन देखेंगे नंबर, और थर्ड नंबर पे अपन लेंगे पावर। सबसे पहले आपको डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको नंबर देखना है। नंबर का मतलब कहीं एक लगा हुआ है और कहीं 2 -i वाले लगे हैं। मल्टीपल का -i सिंगल से हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो फिर हमें क्या कंसीडर करना होगा? पावर कंसीडर करना है। इसके बाद देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपन इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें अपन फर्स्ट ले रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, या कोई भी कंपाउंड है उसका एसिडिक नेचर आपको देखना है, तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एम्प्लाई अपन यूज में लेंगे। तो देखिए COOH कंटेनिंग कंपाउंड्स का नेचर एसिडिक होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको HA दिया, और अगर आपको इसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना है तो इसमें से आप प्रोटॉन निकालिए, H+ निकालिए, और H+ निकलेगा तो ये एनाइन बनेगा। और ये जो भी एनाइन बनेगा इसका आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। एनाइन का स्टेबिलिटी आपको बताना है। अभी अपन इंडक्टिव की बात करेंगे, आगे यही बात अपन रेजोनेंस में लगाएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन में भी लगा सकते हैं सेम बात। तो जब भी एसिडिक नेचर की बात हो, कैसा भी कंपाउंड हो, आप प्रोटॉन निकालो, एनाइन बनाओ, और उस एनाइन की क्या देखना है? स्टेबिलिटी। तो यहां मैं ऐसी बात बोल सकता हूं कि एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो अपना प्रोटॉन उतना ही इजीली रिप्लेस करेगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे इन्वॉल्व करते हैं? जैसे मैंने आपको कंपाउंड दिया, एक तो CH3COOH, एक मैंने कंपाउंड दिया ClCH2COOH, एक कंपाउंड मैंने आपको दिया NO2 और CH2COOH, और एक कंपाउंड है F और CH2COOH। एक एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है,
मोनो नाइट्रो एसिटिक एसिड है, मोनो फ्लोरो एसिटिक एसिड है, और आपको यहाँ पे के का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। के का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसका के ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपको यहाँ से प्रोटॉन निकालना है और एनाइन बनाना है। यहाँ भी अपन प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाएंगे, इधर भी प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाया, और इस एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये CH2 है और ये H है, इधर सभी जगह ये ग्रुप तो कॉमन लगा हुआ है, CH2COOH, 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 और इधर भी ऐसा ही है CH2COOH। यहाँ हाइड्रोजन का कैसा इफेक्ट है? न्यूट्रल इफेक्ट। हाइड्रोजन जो है उसी को हमने रेफरेंस लेके प्लस आई और माइनस आई सीरीज डेवलप किया हुआ है। हाइड्रोजन का इफेक्ट हो गया न्यूट्रल। क्लोरीन का पता ही है आपको, अभी देखा था माइनस आई, और माइनस आई वाला यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? डेल पॉजिटिव, और डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा तो नेगेटिव की क्वांटिटी कम होगा, और चार्ज की क्वांटिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ NO2 का पावर कैसा लग रहा है? माइनस आई, और NO2 का माइनस आई Cl से भी ज़्यादा होता है और F से भी ज़्यादा होता है। यहाँ भी F का भी कैसा है? माइनस आई। और यहाँ पे अभी आपको मालूम ही है एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, क्योंकि माइनस आई वाला यहाँ चार्ज कैसा क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्रिएट होगा तो एनाइन मोर स्टेबल होगा। तो अगर ये आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो के का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई एक मैंने आपको ऐसा दिया, COOH है, यहाँ पे Cl लगाया हुआ है। एक आपको मैंने COOH दिया और इस पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, और एक COOH है और यहाँ पे Cl लगा रखा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ भी आपको K का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। क्लोरीन का यहाँ कैसा पावर है? माइनस आई, इधर भी Cl का माइनस आई और इधर भी माइनस आई। सबसे पहले आपको नोटिस करना है डिस्टेंस, COOH से कौन से Cl का डिस्टेंस सबसे कम है। डिस्टेंस कम होगा तो माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहाँ पे आपके पास सबसे मोर एसिडिक सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट और इज ग्रेटर देन थर्ड। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक मैंने आपको दिया COOH थर्ड नंबर पे और यहाँ पे लगाया NO2। एक मैंने आपको दिया COOH और यहाँ पे मैंने ये Br और Cl लगा दिया, और एक मैंने आपको दिया COOH और यहाँ पे F लगा दिया। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ भी आपको K का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब NO2 का माइनस आई पावर है, लेकिन COOH से थर्ड नंबर पे है। यहाँ Br का माइनस आई पावर है, लेकिन COOH से सेकंड नंबर पे है, और क्लोरीन का भी माइनस आई पावर है, और यहाँ F का माइनस आई पावर है, और ये भी COOH से सेकंड नंबर पे है। तो अभी अपना एक पॉइंट अपन ने देखा था DNP। सबसे पहले अपने को क्या देखना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपन देखेंगे, ये थर्ड नंबर पे लगा है, यहाँ भी 2 नंबर पे लगा है और यहाँ भी 2 नंबर पे लगा है। इसका मतलब 2 और 3 जो होंगे वो फर्स्ट से मोर एसिडिक होंगे। डिस्टेंस के बाद मैंने कहा था नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पे 2 माइनस आई वाले ग्रुप लगे हैं, यहाँ 1 लगा है, इसका मतलब सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो यहाँ एसिडिक नेचर का जो K का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये आप बोल दोगे सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से फर्स्ट तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन आता है वो है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा सेकंड अपन लेते हैं बेसिक नेचर
ऑफ एमीन्स। देखिए कभी भी बेसिक नेचर आपको देखना है तो या तो आप ब्रॉन्स्टैंड बेस देखोगे। ब्रॉन्स्टैंड बेस का मतलब प्रोटॉन को अपन ऐड करेंगे और कैटाइन बनाएंगे, और कैटाइन की क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। अभी जब एसिडिक नेचर देख रहे थे तो अपन प्रोटॉन निकाल के क्या बना रहे थे, एनाइन बना रहे थे, और एनाइन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं। बेसिक नेचर में जब आपको ब्रॉन्स्टैंड बेस देखना, ब्रॉन्स्टैंड बेस आप देखोगे तो आप H+ का अटैक कराना, कैटाइन बनाना, उस कैटाइन की अपन देखेंगे स्टेबिलिटी। और या फिर आप लुईस बेस भी देख सकते हो। लुईस बेस का मतलब कौन अपना नेगेटिव क्लाउड या कौन अपना लॉन पेयर इजिली डोनेट करेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की बात अभी अपन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक अमोनिया दिया और इस पर अगर अपन H+ का अटैक करा दें और H+ अटैक करेगा, ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये अमोनियम आयन बनाएगा। इसी तरह से अगर कोई 1 डिग्री एमीन है आपके पास, इस पे H+ का अटैक अपन कराएं तो ये ऐसा बना देंगे RNH3 पॉजिटिव। और अगर आपके पास कोई 2 डिग्री एमीन है, इस पे H+ का अटैक कराएंगे तो R2NH2 और ये पॉजिटिव। और ये आपके पास R3N है, इस पे अगर अपन प्रोटॉन का अटैक कराएंगे तो ये R3NH और पॉजिटिव। और ये जो कैटाइन बनेंगे, इन कैटाइन की आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी। और अभी अपनी बात हो ही रही थी, स्टेबिलिटी के लिए चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चार्ज जितना कम होगा सिस्टम उतना ही क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब देखिए बेसिक नेचर में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अपन। अगर अपन बेसिक नेचर एमीन्स का देखते हैं एक्वस फेज में, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं बेसिक नेचर इन एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब एमीन्स का हमने सॉल्यूशन बनाया, एक्वस का मतलब वाटर के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया। अब देखिए एक तो इंडक्टिव से अगर अपने को सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक नेचर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप देखिए यहाँ कितने R ग्रुप हैं, 3 R ग्रुप हैं। और R ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा, +I। और +I वाले यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। और ये वाला जो कैटाइन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ 2 साइड से +I इफेक्ट है, यहाँ R ग्रुप का एक साइड से +I इफेक्ट है, और यहाँ हाइड्रोजन का न्यूट्रल इफेक्ट है। तो अगर बेसिक नेचर को ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो अपन बोल सकते हैं टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। लेकिन देखिए एक्वस फेज में एक ही कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं निकलेगा। अब आपको देखिए कि ये H+ इस पे अटैक करता है। अटैक करने के लिए इसको पास में आना पड़ेगा। अगर इस नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगा, अगर नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बहुत इसका साइज क्या है, स्मॉल है, और उसमें आपने 3 R ग्रुप लगा दिए, 3 R ग्रुप लगा दिए तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। तो सेकंड इफेक्ट एक और भी काम करता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, और स्टेरिक इफेक्ट में आप देखोगे ये जो टर्शरी एमीन है ये अपना लॉन पेयर इसको इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो स्टेरिक इफेक्ट ये बोलता है अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। इंडक्टिव ने क्या बोला कि टर्शरी एमीन क्या है, सबसे स्ट्रांग बेस है। स्टेरिक बोल रहा है नहीं, टर्शरी एमीन नहीं है, अमोनिया सबसे स्ट्रांग बेस है। क्योंकि जब ये इससे प्रोटॉन लेने के लिए आएगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या, ये जब अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, तो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। अब देखिए अपन एक्वस फेज की बात कर रहे हैं। एक्वस का मतलब वाटर है, तो वाटर है तो वो इस कैटाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो एक इफेक्ट और भी काम करता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट उसमें क्या होगा, तो आप देखिए ये वाला जो कैटाइन है इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो उतना ही ज़्यादा सॉल्वेटेड होगा। सॉल्वेटेड होगा तो ये वाला जो कैटाइन है
ये मोर स्टेबल होगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट ये बोलता है कि एमीन्स का जो नेचर होना चाहिए वो अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट लग रहा है और एक्वस फेज की अपन बात कर रहे हैं तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे एक इफेक्ट और काम करता है जिसको अपन बोलते हैं एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन, और जिसको अपन बोलते हैं फ्लिपिंग, फ्लिपिंग। अब क्या होता है देखिए, इन्वर्जन में क्या होता है, ये मैंने आपको अमोनिया का मॉलिक्यूल दिया और ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है और इस पे अपन प्रोटॉन अटैक करा रहे हैं। ऐसे ये लॉन पेयर ऐसे एक जगह फिक्स नहीं होता, ऐसे ये हिलता रहता है। अब ये H+ जैसे ही इसके पास आता है ये फ्लिप कर जाता है, पलट जाता है, और पलट जाता है तो यहां से ये ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा। अब ये H+ इसके पास जाएगा, फिर पलट के ये ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं इस H को R ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो जैसे जैसे मैं R ग्रुप लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हैवियर होगा, और हैवियर होगा तो फ्लिपिंग कम होगा। तो एमीन इन्वर्जन या फ्लिपिंग बताता है कि बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होना चाहिए वो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो देखिए एक्वस फेज में कोई एक फैक्टर से अपन आंसर नहीं निकाल सकते। अगर इंडक्टिव के अकॉर्डिंग टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग, स्टेरिक के अकॉर्डिंग अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग, सॉल्वेशन बोल रहा है अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग, फ्लिपिंग बोल रहा है टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर ये सब आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल है। तो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल है और रिजल्ट हमारा ये है कि अगर मैं R ग्रुप आपको CH3 देता हूँ, CH3 देता हूँ, तब आपको याद रखना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एमीन होगा वो सेकेंडरी, देन आपके पास प्राइमरी, देन आपके पास क्या होगा, टर्शरी। अगर R ग्रुप मैंने इथाइल आपको दिया तो आपको याद रखना है सेकेंडरी तो आएगा लेकिन 3 पहले आएगा और फिर 1 लेंगे। यहाँ नंबर याद रखना है 213 और यहाँ नंबर याद रखना है 231। और अगर सपोज कभी आइसोप्रोपाइल लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी चांस मिथाइल और इथाइल के भी हैं और ये लास्ट 2-3 सालों में इनमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगर मैं आइसोप्रोपाइल लेता हूँ तब अपन कहते हैं प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। और अगर R ग्रुप में टर्शरी ब्यूटाइल लूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल लेता हूं, तब अपन हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइम अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। और देखिए बेसिक नेचर में से जब अपन रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में भी अपन यहाँ पे इतना ही ले रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आपने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर। फिर आपके पास है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, और अगर वो एक्वस फेज में है तब आपको तीनों इफेक्ट, चारों इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। एक बात यहाँ पे आप और नोट कर सकते हैं, बेसिक नेचर इन गैस फेज, अगर ये मेंशन है गैस फेज, या नॉन पोलर लिख देता हूं मैं। नॉन पोलर का मतलब आप सॉल्यूशन बेंजीन में देख रहे हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह का कुछ है, तब आपको बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन क्या होगा, अमोनिया। क्योंकि अगर बेसिक नेचर होगा, और बेसिक नेचर अगर गैस फेज में या नॉन पोलर में बात है तो ये जो सॉल्वेशन इफेक्ट है ये उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये आपको तभी लगाना है जब उसमें गैस फेज मेंशन हो। जब कोई फेज मेंशन नहीं होगा तब भी आप कौन से फेज में सोच के आंसर निकालोगे, एक्वस फेज में आपको लेना है। एप्लीकेशन में थर्ड पॉइंट अपन बना सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और स्टेबिलिटी का मतलब चार्ज की क्वांटिटी कम होना चाहिए। तो चार्ज की क्वांटिटी कौन कम करेगा, +I वाला करेगा या -I वाले करेगा? -I वाला तो चार्ज कैसा क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, तो और बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I पावर, और अपन लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I पावर।
जैसे मैंने आपको ये कार्बोकैटायन दिया, कोई कार्बोकैटायन आपके पास ऐसा है, एक कार्बोकैटायन मैंने कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है, और एक कार्बोकैटायन आपके पास ऐसा है। 4 कार्बोकैटायन है और इनके स्टेबिलिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए? कम आई, तो कम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कम कौन करेगा? यहाँ CH3 का प्लस आई पावर, इधर भी प्लस आई पावर और इधर भी प्लस आई पावर। और प्लस आई वाले यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट? नेगेटिव। यहाँ क्लोरीन का कैसा पावर लगेगा? माइनस आई, और माइनस आई वाला कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। इधर एक ही साइड से CH3 का प्लस आई लग रहा है, तो ये भी यहाँ पे डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और यहाँ दो साइड से CH3 का प्लस आई पावर लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई 4 में लग रहा है, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकेंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो थर्ड होगा। एक एप्लीकेशन और अपन देख सकते हैं इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन आर नेगेटिव। आर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो तो प्लस आई वाला तो नेगेटिव और बढ़ा देगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। जैसे सपोज मैंने आपको कुछ ऐसा केस दिया, CH3 CH Cl और CH2 नेगेटिव। एक केस है CH3 CH NH CH2 नेगेटिव, और एक मैंने आपको केस दिया CH3 Cl Br और CH2 नेगेटिव। ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब आपको देखना है माइनस आई सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो पहली बात है डिस्टेंस, डिस्टेंस सबका बराबर है। दूसरी बात है नंबर, नंबर यहाँ पे, यहाँ 2 माइनस आई वाले लगे हुए हैं, तो थर्ड जो होगा उसमें माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा। अब यहाँ डिस्टेंस हो गया, उसके बाद नंबर हो गया, फिर पावर देखना है। एक Cl है और एक NO2 है, NO2 का माइनस आई पावर है ज़्यादा है, तो आंसर जो आ जाएगा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से अपन एक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एक बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स हो गया, एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन। देखिए आगे जैसे जैसे अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे फिर इंडक्टिव इफेक्ट का जो वेटेज है वो कम होता जाएगा। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जब इफेक्ट अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी इंडक्टिव इफेक्ट में अपन इतना ही देख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसमें, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर के। के का मतलब एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। कभी वर्ड पीके लिखा होगा तो याद रखना जिसका पीके ज्यादा होगा उसका के क्या होगा? कम होगा। कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच हो सकता है, अगर पीएच ज़्यादा होगा तो कंपाउंड जो होगा वो वीक एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर के। क्वेश्चन 1 में एक मैं आपको H2O दे रहा हूँ, एक मैंने इथाइल अल्कोहल दे दिया आपको, एक फिनॉल ले रहे हैं अपन, एक सपोज मैंने एसिटिक एसिड, एक मैंने आपको अमोनिया दे दिया, एक सपोज आपके पास एसिटाइलिन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और यहाँ एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। कभी भी एसिडिक नेचर देखना है तो प्रोटॉन रिलीज करके आपको एनाइन बनाना है। तो यहाँ ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ आपने डेल नेगेटिव, H प्लस यहाँ से रिलीज कर दीजिए, यहाँ से H प्लस रिलीज कीजिए और यहाँ चार्ज दे दीजिए नेगेटिव, यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल के नेगेटिव, ऐसा ही सब में आप कर दीजिए। और ये जो एनाइन आपने बनाए, इस एनाइन का आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी देखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा होगा? अब यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है या कार्बन पे नेगेटिव है, लेकिन ये जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज है? sp। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है?
मोर स्टेबल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। इसका मतलब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन और नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से मोर स्टेबल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होंगे ये मोर एसिडिक होंगे फिफ्थ और सिक्स्थ से। अब आपको इनमें कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे तो आपको लगा कि भाई हाइड्रोजन का कैसा इफेक्ट है, न्यूट्रल इफेक्ट है। इधर इथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, और प्लस आई वाला बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव। आर ग्रुप का प्लस आई पावर होता है, तो यहाँ तो नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ गया। ये जो फिनॉक्साइड आयन है, आगे इसकी स्टेबिलिटी मैं रेजोनेंस से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा तो अपन इंडक्टिव से ही बात कर रहे हैं। और ये जो फिनाइल ग्रुप है इसका पावर आपने माइनस आई में लिखा हुआ है। इसी तरह आगे ये एसीटेट आयन भी हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इंडक्टिव से ऐसे बोल रहे हैं अपन कि ये कीटोन है, इसका भी पावर कैसा है, माइनस आई। और आपने सीरीज में देखा हुआ है कि माइनस आई जो कीटोन का होता है वो फिनाइल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपने कहा डेल पॉजिटिव कुछ बड़ा आएगा और यहाँ डेल पॉजिटिव कुछ छोटा आएगा। तो फोर्थ वाला जो एनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो के का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन इसमें मेंशन करते हैं तो सबसे मोर स्टेबल फर्स्ट, फोर्थ, देन अपने पास आएगा थर्ड, देन फर्स्ट और देन आ गया सेकेंड। और ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, माइनस आई सीरीज में sp हाइब्रिडाइज कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा होता है। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, मोर स्टेबल, इज ग्रेटर देन क्या होगा, 6, इज ग्रेटर देन होगा फिफ्थ। ये एसिडिक नेचर का जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इंडक्टिव के बाद सेकंड इफेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए रेजोनेंस दो सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है। एक तो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फिजिक्स का और एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मैथ्स का। रेजोनेंस दो सब्जेक्ट का मिक्सचर है, फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स का जो टॉपिक इसमें काम करता है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक इसमें वर्क करता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। एक मॉलिक्यूल है जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। उस मॉलिक्यूल का कौन सा सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा, कौन उस मॉलिक्यूल को सबसे अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा, जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, वो उसका सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा। और जो उस मॉलिक्यूल को सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता है, सबसे बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये अगल बगल में जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ बचेंगे इनको अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इसमें जो अपन पॉइंट ले रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। रेजोनेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। जैसे सपोज मैंने आपको ये एक सिस्टम दिया, सिस्टम बोले तो यहाँ एटम, और इसको मैंने प्लस क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जो पूरे एटम पे स्प्रेड हो गया। और सपोज मैंने इसको प्लस क्यू डैश से इंक्रीज कर दिया, क्यू डैश से इंक्रीज किया, तो ओवरऑल अपन ये बोलेंगे जो क्यू नेट है वो इंक्रीज होगा। ओवरऑल आप बोलोगे क्यू नेट जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यू नेट इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, वो इंक्रीज होगा। तो फिर अपन बोलते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा।
चार्ज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ दो केसेस ले रहे हैं, एक आपके पास ये कोई एटम है और एक मैंने आपको ऐसा दिया। एटम है तो नो डाउट इनके न्यूक्लियस होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस r1 है और यहाँ r2, और जैसे आपको फिगर में ही दिख रहा है r2 इज ग्रेटर देन r1। और रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये एटम अगर A है और ये एटम अगर B है तो इसका रेडियस कम है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। अब देखिए ये A वाले को मैंने प्लस Q अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जो पूरे एटम पे स्प्रेड हो गया। जितना अमाउंट का इसको दिया सेम अमाउंट का चार्ज मैंने इसको भी दिया। और यहां आपको मालूम है सर्कमफेरेंस ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कुछ कम होगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, आउटरमोस्ट पे भी पॉजिटिव, तो यहां अपन बोलेंगे इस वाले केस में ओवरऑल क्यू नेट जो होगा वो बढ़ेगा। क्यू नेट बढ़ेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगा। इसमें भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, आउटरमोस्ट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां भी बोलेंगे ओवरऑल क्यू नेट जो होगा वो इंक्रीज होगा। यहां मैंने डबल एरो से इंक्रीज किया हुआ है, वहां सिंगल एरो से मैं इंक्रीज कर रहा हूं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है बी। ए वाला जो सिस्टम है वो कंपैरिजन में लेस स्टेबल है और बी वाला जो सिस्टम है कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ए वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये एक आपको रिजल्ट याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। जैसे मैंने ये आपको सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। तो अब आपको मालूम है इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। तो अगर यहाँ स्टेबिलिटी का आपको कंपैरिजन करना है तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। सेकंड केस देखिए, एक मैंने आपको एटम दिया और ये इसका न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। एक और एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ डिस्टेंस आपके पास है r1 और यहाँ डिस्टेंस है r2। r2 इज ग्रेटर देन r1। ये आपके पास A और ये B। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, रेडियस कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, रेडियस ज़्यादा है। इस बार मैंने इसको माइनस Q अमाउंट का नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया जो पूरे एटम पे स्प्रेड हो जाएगा। जितना अमाउंट को इसको दिया सेम अमाउंट का चार्ज मैंने इसको भी दिया। यहाँ सरकमफेरेंस ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम होगा। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब अपन पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास लाते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज की क्वांटिटी को कम करता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसकी क्वांटिटी को कम करेगा। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कम है और अगर डिस्टेंस कम है तो चार्ज ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो इधर अपन फर्स्ट ए के लिए लिख रहे हैं कि ओवरऑल जो क्यू नेट होगा वो डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगा। बी के लिए भी अपन बोलेंगे ओवरऑल जो क्यू नेट है वो डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर ज़्यादा होगा, प्रॉपर होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होगा, उतना प्रॉपर नहीं होगा। क्यू नेट डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो
तो एक सिस्टम आपके पास ए है और एक बी है, तो ए वाला सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल है और बी वाला जो है वो लेस स्टेबल है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ए का। तो एक सेकंड स्टेटमेंट इसमें याद रखना है, नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। एक मैंने आपको ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव है, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, ये आप बोलेंगे मोर स्टेबल और ये आपके पास क्या होगा? लेस स्टेबल। जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो दो आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उस पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें, जैसे मैंने आपको ये ए और ए दो एटम दिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है, क्योंकि ए और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो 0 है। तो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है। एक केस ऐसा है, ये ए है और ये बी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो यहाँ इस सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएंगे, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इक्वल और अनइक्वल शेड होंगे, जब इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इक्वली और अनइक्वली शेड होंगे तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। If electrons are shared between two atoms, whether they are same or different, then these electrons are known as localized electron. ऐसे इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस के अंदर कोई काम नहीं है। एक दूसरा केस अपन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, ये कोई मैंने कैटायन आपको दिया और अगर इसको अपन ऐसा शो करें, ये पाई बॉन्ड है जो प्योर पी ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये प्योर पी ऑर्बिटल है जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपको एक ये कोई चैम्बर दिया और इसको मैंने दो चैम्बर में डिवाइड कर रखा है। यहाँ हाई प्रेशर पे गैस है और ये कोई नॉब है, इसको अपन ओपन कर देते हैं और यहाँ वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है। तो यहाँ से जो गैस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, इस चैम्बर के अंदर गैस जाएगा अगर यहाँ वैक्यूम है। कुछ ऐसा ही रेजोनेंस में भी होता है। ये आप देख रहे हो कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये कैसा डेंसिटी होता है? ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बगल में क्या है? वैक्यूम है। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहां शिफ्ट होगा और ये शिफ्ट तभी होगा कि ये ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। या इस फॉर्म में आपको बनाना है तो अपन ऐसा बना सकते हैं। ये ऐसा बना दिया। अब देखिए इसको कार्बन को नंबर दे देते हैं, कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3। यहाँ पे ये 1 और ये 2 और 3।
देखिए स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में है, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर्ड है इक्वली और अनइक्वली, तब तो अपन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा एटम के बीच में शेयर्ड होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में शेयर्ड है, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में शेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा एटम के बीच में शेयर्ड होंगे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन मोर देन 2 एटम्स, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होता है तो अपन बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में है, रेजोनेंस में। जिस भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा तो अपन बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस के अंदर है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस के अंदर हैं। अब देखिए क्या ऐसा होगा कि ये सारी की सारी गैस जो है वो इस चैम्बर में चली जाएगी और यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी की सारी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया और यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसके बीच में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा उसी को अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसका अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ये बना लीजिए। ये आपको दिख रहा है CH2, फिर CH और यहाँ पे है CH2। यहाँ कैसा बॉन्ड है, डबल, और यहाँ कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो ये कैसा हो गया, पार्शियल डबल। इधर कैसा है, सिंगल, और इधर है डबल, तो यहाँ भी अपन बोल देंगे पार्शियल डबल। ऐसा बन गया। अब एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 जगह। पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 पे भी है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 पे भी है। एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार्ज जितनी ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज की क्वांटिटी पर एटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए बोलते हैं जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखिए इसमें एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, इधर भी ऐसा ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो +½ मैं इधर दे देता हूं और +½ मैं इधर दूंगा। तो मॉलिक्यूल एक्चुअल में जो होगा वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। इसको अपन बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो है इनको अपन बोल देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही सब काम अपने को इस रेजोनेंस में आगे भी करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कुछ आपको ऐसा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है और ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहां से ये पाई क्लाउड इधर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बगल में वैक्यूम है, फिर यहां से पाई क्लाउड इधर चला जाएगा। एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका अगर अपन हाइब्रिड बनाते हैं तो आप बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH2 हो गया, CH है, CH है, CH है और CH2। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल। यहाँ पे आपके पास सिंगल है तो यहाँ डबल है, पार्शियल डबल। इसी तरह आप सब में देखोगे। अब एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अब पर एटम चार्ज की क्वांटिटी कम होगा। तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 1/3 1/3 1/3? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। कोई RS ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल है, कोई RS ऐसा है जो कम स्टेबल है। जो स्टेबल ज़्यादा होगा उसका वेटेड एवरेज ज़्यादा होगा, होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मेरे को नहीं मालूम है कि साहब कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है अभी, तो यहाँ पे अपन 1/3 नहीं लिखेंगे, 1 यूनिट से कम होगा। डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव, इसको अपन बोल देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो आपके पास है ये रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर। अगर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तब अपन इक्वल इक्वल उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए रेजोनेंस में अपने को आगे क्या करना है। जैसे मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, इसकी मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसको अपने को कॉपी पे लिखना नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। और इससे रिलेटेड आपके पास 3 स्ट्रक्चर और हैं, ये बी और ये सी और ये डी। इनका भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग इससे मिलता जुलता है, और बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इनका आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो इसका बी आ गया, इसका सी आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और इसका पोटेंशियल एनर्जी डी आ गया, और ये रिलेशन आ गया। और जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो तो आपने कहा लेस स्टेबल होगा, और जिसका सबसे कम है वो आपने कहा मोर स्टेबल होगा। तो देखिए कभी भी मेरे को ए बनाना है, ए कॉपी पे लिखना नहीं आता, तो ए का सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो जब भी मेरे को ए बनाना होगा तो मैं ए की जगह क्या बनाया करूंगा, डी बनाया करूंगा, और जो मैं कॉपी पे बनाऊंगा उसको तो मैं बोलूंगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और बाकी सब जो होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा क्या होगी, कम होगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में देखिए फर्स्ट कंडीशन अपन ले रहे हैं, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। देखिए कुछ इस तरह का केस है आपके पास, ये कोई पाई सिस्टम लिया मैंने और इसके कंजुगेशन पे एक पाई सिस्टम बना दिया। देखिए कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। जब भी आप ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड करोगे तो ऐसा नहीं करना कि अगल बगल में कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, या आ जाए नेगेटिव नेगेटिव, या नेगेटिव के बगल में आपको दिख जाए कहीं लॉन पेयर। ऐसा नहीं करना। जब भी अपन ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के बगल में लॉन पेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि ऐसे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो जब भी अपन बॉन्ड की ब्रेकिंग करें तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव आ जाए, मिलके बॉन्ड बना लेंगे, या यहाँ पॉजिटिव है तो बगल में आपको लॉन पेयर दिखे, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो कि हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, बगल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालेगा और ये भी बॉन्डिंग में डालेगा। ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। फिर एक बात आप याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, उस पे पॉजिटिव और उस पे नेगेटिव दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म में आप देखोगे कार्बोकैटायन भी फॉर्म होगा और कार्ब एनाइन भी फॉर्म होगा। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट है, ना कम है ना ज़्यादा है। फिर देखिए अगर कभी कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे मैंने इथीन दिया, ये आपको इथीन दिया और मैंने कहा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कोई बनाना है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो पाई बॉन्ड ब्रेक किया मैंने यहाँ से और ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। क्या ये इसका आरएस है? क्या ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा कोई मॉलिक्यूल? क्या इसका वेटेड एवरेज होगा? नहीं होगा। इसका जो वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज का मतलब होने की जो प्रोबेबिलिटी है लगभग क्या होगा,
जीरो होगा। अगल बगल में कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव होगा तो वो मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह के सिस्टम जो होते हैं वो हाईली क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अगल बगल की बात कर रहा हूं मैं, अगल बगल में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया और वहां वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन है तो उसका एग्जिस्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगा। हाँ, कहाँ मिल सकता है आपको ऐसा, अगर कोई ऐसा केस है, जैसे आपने बॉन्डिंग वगैरह में भी सब लोग देखते हैं, ऐसा मैंने कोई केस आपको दिया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ए कोई एलिमेंट है, यहाँ नेगेटिव, इस तरह क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना सकते हैं? यहाँ बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसने मैक्सिमम कितने बॉन्डिंग कर सकता है, 4 बॉन्डिंग, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 और 8, तो ये नेक्स्ट बॉन्डिंग इसके बीच में नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो यहाँ पे अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी अपन काफ़ी जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे इस बात को भी। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने लिया है ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। पाई के अल्टरनेट पे क्या होना चाहिए, पाई, ये ऐसा याद रखना, पाई सिग्मा पाई। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट में देखिए कुछ इस तरह से बना रहा हूं, फिर आगे थोड़ा चेंज भी करेंगे सिस्टम को। ये मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक किया और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इधर चार्ज दिया पॉजिटिव और इधर चार्ज दिया मैंने नेगेटिव, और फिर मैंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इधर चार्ज दिया नेगेटिव और इधर चार्ज दिया पॉजिटिव। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अभी मैंने बोला अगल बगल में नेगेटिव नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर दो, यहाँ पे ये पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों मिलके बनाएंगे बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बन गया CH2+ आ गया, यहाँ बॉन्ड बना दिया मैंने इनके बीच में, और ये CHO पे आ गया नेगेटिव और ये 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने कहा साहब हम तो इस पे देंगे नेगेटिव और इस पे देंगे पॉजिटिव, क्या ऐसा हो सकता है? अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, तो ये कर नहीं सकते, तो यहाँ चेंज कर दो आप, यहाँ पे आप दे दो नेगेटिव और यहाँ पे दे दो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया। एक स्ट्रक्चर आपने ये भी बना लिया, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और ये आपके पास जो इनिशियल स्ट्रक्चर था मैं वो बना रहा हूं, यहाँ पे जो इनिशियल स्ट्रक्चर था वो ये था। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड और ये स्ट्रक्चर है थर्ड। अब बात करनी है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात देखनी है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जिसपे फॉर्मल चार्ज 0 है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होगा उसको अपन बोल सकते हैं फर्स्ट इज ग्रेटर देन। मैं अभी बोल रहा था सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकेंड देन थर्ड, ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए आपको ये भी नोटिस करना होता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जो आपने बोर्ड में तो बना दिया एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो स्ट्रक्चर आपके पास है थर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका ऑक्टेट जरूर कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो जरा काउंट करके देखो, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है वो लगभग कितना होता है, 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लेना। 2 स्ट्रक्चर आपके पास होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला उसको आप बोलोगे हाइब्रिड। जब भी इस मॉलिक्यूल को बनाना होगा इसका नाम होता है एक्रोलीन, अपन कॉपी पे यही बनाएंगे। तो फर्स्ट को तो अपन बोल देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड और सेकंड जो होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें जो अपने को मेन डिस्कस करना है, जिस पे आगे अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होंगी, वो होता है इफेक्ट। अब आप देखिए ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप इस कंजुगेट सिस्टम में, C डबल बॉन्ड C सिस्टम को मैं बोलूंगा कंजुगेट, और एक रिंग सिस्टम जहां बेंजीन आ जाएगा उसको बोलूंगा मैं रिंग सिस्टम।
तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस कंजुगेट सिस्टम में, इस सिस्टम को अपन बोल रहे हैं कंजुगेट सिस्टम, ये एल्डिहाइड ग्रुप इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज कौन से इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से। कैसे? देखिए, आप देखिए ये जो पाई बॉन्ड मैं कार्बन 1 और 2 के बीच में लगा रहा हूं, वही पाई बॉन्ड आपको कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में दिख रहा है। जब इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा एटम के बीच में दिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? डीलोकेलाइजेशन। और जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? रेजोनेंस में होते हैं। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप इस कंजुगेट सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसके आगे अपन लगाएंगे नेगेटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ कैसा पावर बोलोगे? -m, नेगेटिव मीजोमेरिक। अभी थोड़ी देर पहले जब अपन इंडक्टिव चल रहा था तो ये कार्बन चेन है और इससे मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, तो इस एल्डिहाइड को आपने रखा हुआ था -I सीरीज के अंदर, -I सीरीज के अंदर, और -I वाला बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव यहाँ होगा उससे कम इधर, उससे कम इधर, 3-4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन -m जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, एक एंड से दूसरे एंड तक अपन ऑब्जर्व करेंगे अगर कंजुगेट सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ। अगर मैं आपको कोई ऐसा केस यहाँ देता हूँ, मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और COH, इस तरह का कोई सिस्टम है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ से पाई क्लाउड इधर गया, यहाँ पॉजिटिव आया इधर गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया इधर जाएगा, पाई डीलोकेलाइजेशन होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, चार्ज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। और इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस हो, दोनों को ही अपन बोलते हैं कैसे इफेक्ट होते हैं? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे एक बीकर के अंदर मैंने आपको इथाइल अल्कोहल डाल के दिया, ये इथाइल अल्कोहल डाल के दिया, तो मैंने आपसे कहा कि क्या इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन हो, ये सारे के सारे जो इफेक्ट होते हैं कैसे होते हैं? परमानेंट। लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? टेम्परेरी इफेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। तो कभी भी पाई के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड है तो 99.9% चांस है कि वहाँ पे क्या हो सकता है? रेजोनेंस। देखिए, जैसे एक मैं आपको ऐसा केस देता हूँ, ये मैंने आपको दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ आपको नजर आ रहा है पाई के अल्ट्रानेट पे क्या है? पाई है। अब देखिए क्या यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, यहाँ से पाई क्लाउड इधर चला गया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। तो आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, या दूसरी बात इसको बिल्कुल रिवर्स भी करके बनाएंगे तब आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये दोनों RS हैं? क्या यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका जो वेटेड एवरेज है वो 0 है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें पाई के अल्ट्रानेट पे पाई है, तो यहाँ आप बोलोगे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस आपको नहीं दिखेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑब्जर्व करेंगे। तो एक बात याद रखना है आपको कि कोई मैंने आपको कंजुगेट सिस्टम दिया
और इस कंजुगेट सिस्टम के अल्ट्रानेट पे पाई सिस्टम है। NO2 लगा रखा है, या मैंने यहाँ पे सपोज साइनाइड लगाया हुआ है, या फिर मैंने यहाँ एल्डिहाइड लगा दिया जो कॉमनली आपको ग्रुप मिलेंगे, या मैंने कीटोन लगा दिया, या आपके पास एसिड है। तो यहाँ भी देखिए पाई के अल्ट्रानेट पे पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे भी पाई सिग्मा और पाई है। तो इन सभी ग्रुप का जो पावर होगा वो होगा -m, और इधर से इधर जाते हैं तो -m पावर जो होगा वो डिक्रीज होगा। NO2 इज ग्रेटर देन साइनाइड, इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड, इज ग्रेटर देन कीटोन, इज ग्रेटर देन एसिड। तो जब भी ये ग्रुप जो होंगे वो किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच होंगे तो इस कंजुगेट सिस्टम पे चार्ज कैसा क्रिएट करेंगे, ये पॉजिटिव। इसी बात को अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं रिंग के अंदर। मैं केस ले रहा हूं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, जब भी देखिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, आप बाहर से आओ, यहाँ से आओगे, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा, लॉन पेयर। और लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे क्या है, ये लॉन पेयर अल्ट्रानेट का मतलब छोड़ के आपको कैसा बॉन्ड दिखा, सिग्मा बॉन्ड। लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे सिग्मा बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होती। फिर आगे बढ़े तो हमें क्या दिखा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे क्या है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई भी इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होगा कि इसका लॉन पेयर किस में, रेजोनेंस में। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज नहीं है, एक जगह फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये वाला जो लॉन पेयर है वो कैसा लॉन पेयर है, लोकेलाइज लॉन पेयर है। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ से पाई क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ गया, तो यहाँ पे चार्ज आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, उसके अल्ट्रानेट पे क्या, पाई बॉन्ड। पॉजिटिव के अल्ट्रानेट पे ये छोड़ के पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई क्लाउड है ये पॉजिटिव के पास जाएगा, ऐसे एरो बनेगा। तो यहाँ पे था नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव। ये पाई क्लाउड इधर गया तो इधर कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये पाई क्लाउड इधर गया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो यहाँ पॉजिटिव आया। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये ऐसा बन गया। अब फिर आपको दिखेगा ये पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। और इसी तरह से यही डिलोकेलाइजेशन आगे होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। लास्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसमें। ये पाई है, इसके अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव है, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास आ गया। ये पाई क्लाउड पॉजिटिव के पास आ गया, तो यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया। ये इधर गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आपके पास 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और इसमें अगर अपने को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसपे फॉर्मल चार्ज 0, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तो होगा फर्स्ट और 5। फर्स्ट इक्वल टू 5। फिर अपने पास आता है चार्ज सेपरेशन। अभी बात हुई थी पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास होगा उतना ही चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा। चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा तो चार्ज की क्वांटिटी को कम करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस ज्यादा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास होगा चार्ज ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा, चार्ज की क्वांटिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सेकेंड इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन थर्ड। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और इनको अपन बोल देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
और अब देखिए मेन इफेक्ट की जो बात है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव, तो आप -m बोलोगे। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो जो मीजोमेरिक पावर है वो कहाँ काम करती है, ऑर्थो पैरा पे। मीजोमेरिक पावर जो है वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करेगा, इक्वल स्ट्रेंथ का काम करेगा ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। तो अगर मैंने आपको ये बेंजीन दिया, ये बेंजीन है, और इस पे अगर कोई ग्रुप लगा दिया और इस ग्रुप का -I पावर है, तो -I वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, डेल पॉजिटिव। और सबसे ज़्यादा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे, फिर उससे कम मेटा पे और सबसे कम पैरा पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जब बात होगी तो ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। लेकिन जब मीजोमेरिक पावर की बात होगी, ये बेंजीन है और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, चाहे उसका +m पावर हो चाहे उसका -m पावर हो, तो ये -m वाले इस रिंग पे चार्ज क्रिएट करेंगे पॉजिटिव। कहाँ पे होगा, ऑर्थो पैरा पे। और +m वाले रिंग पे चार्ज क्रिएट करेंगे नेगेटिव, वो भी कहाँ करेंगे, ऑर्थो पैरा पे। तो मीजोमेरिक पावर चाहे +m हो चाहे -m हो, आप याद रखना कहाँ काम करता है, ऑर्थो पैरा पे। आगे जब अपन एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एनाइन की बात करेंगे, वहाँ सब जगह इन कॉन्सेप्ट को आपको यूज में लेना है। तो एक बात और याद रखनी है कि ये बेंजीन रिंग है, इससे मैंने NO2 लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ साइनाइड ग्रुप लगाया, या एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, या सपोज यहाँ कीटोन है, मेन ग्रुप लगा रहा हूँ मैं, और ये एसिड है, और इन सभी का जो पावर होगा वो -m, और इधर से इधर जाएंगे तो -m पावर डिक्रीज होगा। और इस -m वाले इस रिंग में चार्ज क्रिएट करेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। रेजोनेंस की सेकंड कंडीशन में अपन ले रहे हैं ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद लॉन पेयर। ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद लॉन पेयर। जैसे आपके पास ऐसा है, ये कोई पाई सिस्टम है, कंजुगेशन का मतलब एक छोड़ के अब जो भी एलिमेंट है उसके पास है लॉन पेयर। इसमें आपको रेजोनेंस देखना है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा। ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा। तो यहाँ सेंटर से एरो लेना है, यहाँ भेज देना है। तो यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ये लॉन पेयर इधर जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे CH2 नेगेटिव, ये ऐसा बन जाए। ये आपके पास है फर्स्ट और ये आपके पास है सेकंड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे फॉर्मल चार्ज 0 है वो अपन बोलेंगे मोर स्टेबल होगा। ये यहाँ से लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो वाई पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी का बात है तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। और ये जो भी ग्रुप है वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव। तो इसका जो पावर होगा वो अपन बोल देंगे +m। कुछ एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NH2 और यहाँ लॉन पेयर। ये पाई के अल्टरनेट पे लॉन पेयर है। तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर आया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, ये लॉन पेयर इधर जाएगा। तो ये CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 और पॉजिटिव। जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आए तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। और यहाँ ये NH2 ग्रुप इस कंजुगेट सिस्टम में चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, तो इसका पावर कैसा हो जाएगा, +m। जैसे मैंने ऐसा दिया, ये पाई के अल्टरनेट पे लॉन पेयर है तो ये इधर आएगा, तो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे भी OH ग्रुप का कैसा पावर होगा, +m। अब आप देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो इसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है और OCH3 भी दिया मैंने, तो इधर और ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O
और ये CH3, और OCH3 का पावर भी कैसा होगा, +m। अब एक NH2 ग्रुप है जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है, एक OH है, एक OCH3 है, तो सबसे ज़्यादा +m किसका होगा? तो आपको देखना भाई कौन अपना लॉन पेयर सबसे इजीली डोनेट करेगा। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो अगर ऑर्डर की बात है तो अपन लिख सकते हैं +m ऑफ OH इज ग्रेटर देन +m ऑफ OH इज ग्रेटर देन +m ऑफ OCH3, +m ऑफ OH इज +m ऑफ NH2, +m ऑफ NH2 is greater than +m of OH is greater than +m of OCH3। इन दोनों को कैसे याद रखेंगे अपन? OH का जो +m पावर है OR से ज़्यादा होता है, बहुत जगह मिस्टेक होगी आपसे ये, तो ऐसे याद रखना है आपको, ये O है और ये H है, और ये O है और ये R है। R का मतलब CH3 लगा देता हूँ, कोई भी R ग्रुप है। यहाँ ऑक्सीजन से कौन अटैच है? ये लॉन पेयर है इसके पास, इधर भी लॉन पेयर है। यहाँ ऑक्सीजन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 8। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 1। सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन खींच के ले जाएगा? ऑक्सीजन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा तो यहाँ बड़ा डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ छोटा डेल नेगेटिव आएगा। और जब यहाँ पे बात अपन करेंगे, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ थोड़ा सा छोटा डेल नेगेटिव आएगा और ये डेल पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर भी ज़्यादा होगी। तो याद रखना +m ऑफ OH इज ग्रेटर देन +m ऑफ OR। अब इसी चीज को अपन रिंग सिस्टम में अगर देखते हैं, ये कोई मैंने आपको रिंग सिस्टम दिया। अब आप बाहर से आए, सबसे पहले आपको क्या नजर आया? लॉन पेयर। और लॉन पेयर के अल्टरनेट पे आपको क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड। तो ये लॉन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस के अंदर है। तो यहाँ पे आपने कहा ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा, ये दूर चला गया यहाँ से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, यहाँ से लॉन पेयर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तब आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाओगे नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव। फिर डिलोकलाइजेशन में ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से पास या दूर, ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आप आगे डिलोकलाइजेशन करोगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और लास्ट में अपन वही फर्स्ट पे आ जाएंगे। ये 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। और अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू 5, सेकेंड अब वही अपन देख रहे हैं चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास होगा चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सेकेंड इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन थर्ड। और ये जो NH2 ग्रुप है वो इस रिंग में चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, तो इसका जो पावर होगा वो आप बोलोगे +m, नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे क्रिएट हो रहा है तो +m पावर जो काम करेगा वो ऑर्थो पे। तो कभी भी जैसे मैंने आपको ये बेंजीन रिंग दिया और इस बेंजीन रिंग से मैंने NH2 लगा दिया, या मैं इससे OH लगा देता हूँ, या मैंने OR लगा दिया, या मैं यहाँ पे NHCOCH3 लगा देता हूँ, या मैं OCOCH3 लगा देता हूँ। ये बेंजीन से जो एलिमेंट अटैच है उसके पास लॉन पेयर है, जो भी एलिमेंट अटैच है उसके पास लॉन पेयर है, तो इन सभी का आप बोलोगे कैसा पावर होगा? +m, और इधर से इधर जाएंगे तो +m पावर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में फर्स्ट हमने लिया था पाई के कंजुगेशन में पाई, और सेकंड हमने लिया था पाई के कंजुगेशन में लॉन पेयर। अब देखिए, जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है?
तो एक हेडिंग बना लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेजर मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं इसमें। तो जैसे जो भी फर्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें अपन कहते हैं विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन क्या होगा, मोर स्टेबल। विद चार्ज सेपरेशन ये जो होगा वो लेस स्टेबल। जैसे सपोज मैंने आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट दिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH और COH, ये कोई अरेंजमेंट है और ये पाई के अल्टरनेट पे पाई है, यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, यहाँ से पाई क्लाउड यहाँ पे आएगा और इसका जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये कुछ ऐसा बने। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन। जिस पे फॉर्मल चार्ज 0 है वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। या और कोई ऐसा एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। स्ट्रक्चर हैविंग विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबल, विद चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबल। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर जिनकी भी अपन बात कर रहे हैं, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मोर स्टेबल। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट मोर स्टेबल। जैसे सपोज मैंने आपको कोई सिस्टम ऐसा दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास NH2 है। अब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो ये पाई क्लाउड तो इधर चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, लॉन पेयर इधर चला गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये NH2 और ये पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर है सेकंड। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट, ये नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। थर्ड जो पॉइंट आपको माइंड में रखना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल। अभी अपन बात कर चुके हैं कि जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। जैसे मैं इसको ऐसा देता हूँ आपको, मैंने अरेंजमेंट दिया CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 नेगेटिव। यहाँ से ये जो पाई क्लाउड है उसके अल्ट्रानेट पे नेगेटिव है, तो ये पाई जो होगा वो इस नेगेटिव से दूर जाएगा, तो इसको दूर भेजा यहाँ मैंने, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना लिया, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल हो गया। या मैं आपको ऐसा दे सकता हूं, ऐसा कोई अरेंजमेंट बना के दिया मैंने, एक स्ट्रक्चर मैंने ये दिया आपको। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो यहां से पाई क्लाउड इसकी तरफ गया, पाई क्लाउड इसकी तरफ गया, तो यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, तो ये पाई क्लाउड यहां चला गया, तो यहां पॉजिटिव आ गया, तो ये लॉन पेयर यहां चला गया। इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पाई क्लाउड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे OH आ गया और ये इधर आ गया डबल बॉन्ड,
ये NH2 और ये पॉजिटिव आ गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए दोनों में सेम है, इधर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इधर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। ये हमने स्टार्टिंग में भी लिया ही था, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये रूल हो गया आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल। और एक बात आप और याद रखना कि ऑक्टेट रूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल। ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल की बात है तो हमें वेटेज किसको देना है? ऑक्टेट रूल को। जैसे मैंने आपको एसिटाइल कैटाइन दिया, ये कोई एसिटाइल कैटाइन है, यहाँ कार्बन के, यहाँ ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एक वैकेंट ऑर्बिटल है और बगल में लॉन पेयर है, तो यहाँ से ये लॉन पेयर यहाँ चला गया, जिसको आप बैक डोनेशन भी बोलते हो, यहाँ पॉजिटिव आ गया। जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऑक्टेट रूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड जो होगा, सेकंड इज ग्रेटर देन क्या बोल देंगे? फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि साहब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? ज़्यादा है। और जैसे इसी कैटेगरी में अपने को बनाना हो, ये मैंने कोई अरेंजमेंट दिया, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से मैंने लॉन पेयर इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। ये लॉन पेयर, यहाँ इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 8। और अगर मैं नाइट्रोजन से लॉन पेयर शिफ्ट करता हूँ तब स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर को अगर अपन फर्स्ट बोले, ये सेकंड और ये थर्ड, तो अपन बोलेंगे ऑक्टेट रूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल, ठीक है। इन सभी में सभी एलिमेंट का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो सेकंड और थर्ड जो होंगे वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होंगे। सेकंड और थर्ड में यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। फिर बहुत जगह आप देखोगे जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ही सिस्टम क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो कुछ इस तरह जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है तो कुछ इन पॉइंट्स को वहाँ पे आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।